हेलो बच्चों, क्लास 9th के स्टूडेंट चैप्टर 9 लेकर आ गए हैं। आज हम आपकी नई वाली जो एनसीईआरटी है एसएसटी की, ये लास्ट चैप्टर है। इससे पहले मैंने आपको सारे के सारे 8 चैप्टर बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से समझाए हैं। जो नोट्स मैंने यहाँ पर आपको कराए हैं, जिसके थ्रू पढ़ाया है, अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है सबका मेंटोर, वो ज्वाइन कर लो। देखो, चैप्टर का जो नाम है द प्राइस पजल व्हाट ड्राइव्स द मार्केट, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो चैप्टर है वो इकोनॉमिक्स का है। इससे पहले वाला चैप्टर भी इकोनॉमिक्स का ही था, चैप्टर 8। इस चैप्टर में आप देखोगे कि मार्केट किस तरीके से वर्क करती है और डिमांड और सप्लाई, ये जो दो मेन चीजें हैं किसी भी मार्केट के लिए, उनके क्या क्या रोल हैं, प्लस कौन से फैक्टर्स उनको इफेक्ट करते हैं। तो चैप्टर बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाऊंगी, डोंट वरी। कोई भी, आई डोंट थिंक कि चैप्टर होने के बाद आपका कोई क्वेरी या डाउट रहेगा। स्टिल अगर कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट डाउन द वीडियो और हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। शुरुआत हमारी होगी यहाँ से। सबसे पहले, क्योंकि मार्केट वाला चैप्टर है, तो मार्केट की डेफिनेशन से। यस बेटा, मार्केट क्या होता है? जगह होती है, प्लेस होता है। मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स, ये दो वर्ड याद रखो। बायर्स खरीदने वाला, सेलर्स बेचने वाला। तो बेटा, मार्केट एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर बायर्स और प्लेयर्स क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। पैसे के बदले हम जाकर वहां पर सामान खरीदते हैं और बेचते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हमने मार्केट की डेफिनेशन देख ली, तो अब हम देखते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट्स। फॉर एग्जाम्पल्स, आज के टाइम पे आपने देखा होगा सब्जी मंडी होती है, मम्मी के साथ जाते हो सब्जी लेने, थैला उठाने, तो वेजिटेबल मार्केट हो गया। अब ये नया तरीका है ऑनलाइन शॉपिंग, ये तो सबने करी होगी, है ना? फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, और लड़कियां मीशो पे, उनका फेवरेट। और इसके अलावा शॉपिंग मॉल जो आजकल का ट्रेंड हो चुका है भाई, मतलब हम तो मॉल जाएंगे, मॉल से कपड़े खरीद के लाएंगे। तो ये तीनों मैंने अलग अलग तरह का आपको मार्केट का एक मतलब एग्जाम्पल दिया है। मैं चाहती तो यहाँ पर नॉर्मल ही मार्केट दिखा सकती थी। हाँ जी बेटा, आपका जो ट्यूसडे मार्केट होता है ना, मंडल बाजार, शनि बाजार, वो भी इसका ही एग्जाम्पल है। ठीक है, मैंने ये 3 अलग अलग तरीके के मार्केट्स को आपके सामने प्रेजेंट किया है। आगे चलो। नेक्स्ट, डिमांड। अब क्योंकि मार्केट है तो डिमांड भी होगा। हिंदी में हम इसे कहते हैं मांग। मांग का मतलब मार्केट में जाके जो हम मांगते हैं, अब फ्री में तो मांगेंगे नहीं, पैसे ही देंगे। तो मांग का मतलब हम क्या चाहते हैं खरीदना। तो सबसे पहले डेफिनेशन ही है, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो जिस अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ वैसे लिखिएगा। तो डिमांड की डेफिनेशन आएगी सबसे पहले तो, कि डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट की वो क्वांटिटी दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू बाय, जिसमें कि जो कंज्यूमर है, जो खरीदने वाला है, वो खरीदना चाहता है और वो क्या कर रहा है, उसको खरीद भी सकता है, उसके पास पैसे भी है। ऐसा डिमांड कभी नहीं होता कि मैं खाली जेब मार्केट में गई हूँ और मैं बोलूँ कि मुझे 2 किलो आम दे दो और मेरे पास पैसे नहीं है। मेरी कोई डिमांड नहीं है फिर उस समय। मेरे पास पैसे होने चाहिए, यानी मैं एबल हूँ, मैं विलिंग हूँ और मैं चाहती हूँ। तो अगर कंज्यूमर मार्केट में जाकर किसी चीज की डिमांड कर रहा है एंड ही और शी इज एबल एंड विलिंग, तो इसे हम कहते हैं क्या? डिमांड। अब इससे भी ज्यादा जरूरी है लॉ ऑफ डिमांड। 2 लॉ है और बहुत आसान है डिमांड के लॉ। देखो, जब भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, एरो ऊपर होने का मतलब है प्राइस बढ़ना। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो जाएगी। इनका रिलेशन ऑपोजिट होता है, डिमांड और प्राइस का। जब भी किसी चीज का प्राइस डाउन होगा तो फटाफट से डिमांड बढ़ जाएगी, लोग ज्यादा खरीदने लगेंगे। अरे क्या, आम 50 रुपए किलो हो गए, चलो ज्यादा खरीदते हैं। ठीक है, अब इनका इनवर्स रिलेशन यानी कि उल्टा ऑपोजिट रिलेशन होता है, आप ये भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, जब 150 रुपए किलो आम थे ना, तो मेरे घर में 1 किलो आम आता था। और जब 100 रुपए किलो आम हुए तो 2 किलो आने लगा। और जब वही मैंगो 50 रुपए किलो हुए तो हम सबने उसकी डिमांड बढ़ा दी और 3 किलो आम लेने लगे। तो आपने देखा कि डिमांड और प्राइस दोनों का रिलेशन बिल्कुल उल्टा है। फिर हम पढ़ेंगे डिमांड कर्व को, और ये भी बहुत जरूरी है। पेपर में आप जितना ये डिजाइन बना बना के लिख कर आओगे ना बेटा, ग्राफ, पिक्चर्स,
उसके मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। ये करना है, सबसे पहले तो डिमांड कर्व की यहाँ पर डेफिनेशन है वो लिखनी है आपको। और ग्राफ एक ऐसा ग्राफ जो शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, मतलब एक ऐसा ग्राफ जो हमें प्राइस और डिमांड के रिलेशन को दिखाए, उसे हम कहते हैं क्या? डिमांड कर्व। कैसे बनेगा? बहुत इजी है, देखो इसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ। आप ये देखो जैसे जैसे प्राइजेस बढ़ रहे हैं, जैसे ये 150 प्राइस है, तो आप ये देखो कि इसकी डिमांड कितनी हो रही है? 1, क्वांटिटी 1 है, ठीक है? यहाँ पे पॉइंट्स बना लो, ये आप खुद भी बना सकते हो। जैसे ही यहाँ पे प्राइस डाउन हुआ, क्वांटिटी जो है डिमांड की वो बढ़ गई, प्राइस और डाउन हुआ, डिमांड और बढ़ गई। तो ये ग्राफ हमें शो कर रहा है कि डिमांड तब बढ़ती है जब प्राइस कम होता है, ठीक है? तो डिमांड कर्व की डेफिनेशन और ग्राफ, ये दोनों ही चीजें आपको बनानी है। आगे बढ़ो, बाद में कर लेना इसको। हाँ लिखना तो है, कोई नहीं नीचे भी ले सकते हो। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। डिमांड की, अच्छा ये हो गया, आगे आ जाओ। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड्स, यस, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं? मतलब कौन सी चीजों से हमारी डिमांड या तो बढ़ेगी या तो कम हो जाएगी। सिर्फ पॉइंटर्स पे ध्यान देना है आपको, एक्सप्लेनेशन मैं समझा रही हूँ। सबसे पहली चीज अभी मैंने पिछली स्लाइड में भी बताई है, प्राइस। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस घटेगा, डिमांड बढ़ जाएगी। तो पहला जो फैक्टर है डिमांड इफेक्ट होता है जिससे, वो है प्राइस ऑफ द गुड्स। लिखा है ना, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, हायर प्राइस लोअर डिमांड। ओके, नाउ दूसरी चीज है इनकम, कितना पैसा कमा रहे हैं आप, इससे भी फर्क पड़ता है आपकी डिमांड पर। अगर आपके पास अंधाधुंध पैसा है, बहुत पैसा है, तो डिमांड ज्यादा ही रहेगी आपकी, आप तो कुछ भी खरीद लोगे, डेली शॉपिंग करोगे। तो जब हायर इनकम होती है तो डिमांड भी हायर होती है, ये ध्यान रखना, ये दोनों एरो ऊपर होंगे। तो इनकम जो होता है वो भी इफेक्ट करता है हमारे डिमांड को, ठीक है? फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यानी कि फैशन और पर्सनल चॉइस जो होती है लोगों की, वो भी डिमांड को इफेक्ट करती है। अगर बहुत सारे लोगों में, अगर अच्छा चलो इसका बहुत बड़ा एग्जांपल देती हूँ मैं, जो ट्रेंड में चीजें होती हैं, आजकल आप देख रहे होंगे जब चीजें ट्रेंडी हो जाती हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि लोग उसे पसंद करते हैं। जैसे थोड़े टाइम पहले आपने देखा होगा कश्मीरी झुमके, गर्ल्स ने देखा होगा, फिर उसकी मतलब डिमांड एकदम से बढ़ गई मार्केट में। फिर आई कश्मीरी चूड़ियां, देखो हमने तो ना झुमके लिए ना चूड़ियां ली, बट ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि लोगों की जो पर्सनल चॉइस होती है या जो फैशन होता है, उसकी वजह से भी डिमांड बढ़ता है, यानी कि अफेक्ट होता है। फिर आता है आपका पॉपुलेशन, मोर डिमांड। जब पॉपुलेशन ही ज्यादा है, लोड ही ज्यादा है, तो डिमांड तो ज्यादा होगी ना, इनका तो डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो दोनों एरो ऊपर हो जाएंगे हमारे, ठीक है? फिर आता है सीजन, यस बेटा, सीजन के अकॉर्डिंग भी हमारा डिमांड जो है वो अफेक्ट होता है। जैसे कि आप देखोगे कि जो समर सीजन होता है, जब बारिश होती है तो अम्ब्रेला की डिमांड बढ़ जाती है, जबकि विंटर सीजन में जो हमारे वुलन क्लॉथ होते हैं उनकी डिमांड बढ़ती है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, अम्ब्रेलाज इन रेनी सीजन, वुलन क्लॉथ्स इन विंटर। सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं आपको, ओनली दी पॉइंट्स, ओके? उसके बाद आता है फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। अगर कोई चीज जो फ्यूचर में जिसके प्राइस बढ़ने वाले हो, तो लोग उसकी डिमांड फटाफट बढ़ा देते हैं और उन चीजों को खरीदना शुरू कर देते हैं। जैसे कि पीपल बाय मोर टुडे इफ दे एक्सपेक्ट प्राइस राइज टुमारो। अगर लोग को पता हो कि बेटा कल से ये चीज महंगी होने वाली है, तो लोग आज ही उस चीज की डिमांड बढ़ाकर खरीद लेंगे और स्टॉक कर लेंगे, ठीक है? फिर आता है रिलेटेड गुड्स का। अगर हम देखें तो एक सामान जो दूसरे सामान से जुड़ा हुआ है, दो एक जैसे सामान अगर हैं, तो दोनों के प्राइस से भी फर्क पड़ता है हमारे डिमांड में। जैसे चाय और कॉफी, अगर चाय के प्राइस बढ़ रहे हैं तो लोग उसको स्किप करके कॉफी पी लेंगे, या कॉफी के प्राइस बढ़ रहे हो तो चाय पी लेंगे। तो डिमांड का फर्क पड़ता है रिलेटेबल गुड्स की वजह से भी। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जो कि जुड़े हुए तो मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जैसे कार और पेट्रोल और मोबाइल और चार्जर। अगर कार की डिमांड बढ़ेगी तो उसके साथ वाला जो गुड्स है, यानी जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है ना बेटा, उसके प्राइस भी
बढ़ जाएंगे। मोबाइल के प्राइस बढ़ेंगे मतलब डिमांड बढ़ेगी तो चार्जर की भी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये 6 ऐसे फैक्टर हैं, 6 है 7 है 8 ऐसे फैक्टर हैं जो मैंने आपको बताए हैं जो अफेक्ट करता है हमारे डिमांड को। पेपर में जितने नंबर का क्वेश्चन हो आपको उतने ही पॉइंट्स लेने हैं, ओके। और हर पॉइंट के साथ आप एग्जाम्पल दोगे तो और बढ़िया होगा। आगे चलो। नाउ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके चैप्टर के अंदर। बिल्कुल एक मतलब पूरा पेज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का है, जिसे मैं भी आपको बहुत इजी वे में समझा भी देती हूँ। डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम होते होते धीरे धीरे खत्म हो जाना। डिमिनिशिंग का मतलब होता है बहुत छोटा, जो दिखाई ना दे। मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं या खाते हैं तो हमें यूटिलिटी मिलती है, अच्छा लगता है। समझ में आ रही है बात? देखो, एज वी कंज्यूम मोर यूनिट ऑफ द सेम प्रोडक्ट, अगर एक ही चीज के हम ज्यादा यूनिट कंज्यूम करें सॉरी, यस, तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं अगर वो सेम चीज उसके हम बहुत सारे यूनिट यूज करें, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो सेटिस्फेक्शन जो हो जाता है हमारा वो डिक्रीज यानी कि कम हो जाता है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखो, जब हम पहला मैंगो खाते हैं तो जो यूटिलिटी मिलती है वो हायर होती है। जब हम दूसरा मैंगो खाते हैं तो थोड़ी डाउन होती है, तीसरा खाते हैं और डाउन होती है। मतलब जैसे जैसे हम सेम प्रोडक्ट की यूनिट बढ़ाएंगे जो यूटिलिटी है वो कम होगी और एक टाइम बाद वो एकदम डिमिनिश हो जाएगी यानी खत्म हो जाएगी। ये देखो, पहला मैंगो खाया, हमें टोटल सेटिस्फेक्शन मिले 5 स्टार, वेरी हाई। दूसरे मैंगो पे हाई 4 स्टार, थर्ड पे 3 स्टार, फोर्थ पे 2, फिफ्थ पे 1। हो सकता है जब मैं ये छठा मैंगो खाऊं तो मेरी तबीयत ही खराब हो जाए, फिर तो यूटिलिटी बिल्कुल माइनस में चली जाएगी। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का यही मतलब है कि सेम प्रोडक्ट के ज्यादा यूनिट यूज करने पर हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो डाउन होता है। वैसे भी आपने देखा होगा अपनी लाइफ में, जब तक चीज हमसे दूर होती है उसकी कीमत ज्यादा होती है, जैसे ही वो चीज हमारे पास आई उसकी कीमत धीरे धीरे कम होने लगी। अब वो चाहे वो कोई चीज हो या कोई इंसान हो, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे सप्लाई की, जिसे हिंदी में कहते हैं आपूर्ति। तो अब आप एक सेलर की तरह सोचो या एक बिजनेसमैन की तरह सोचो या एक मैन्युफैक्चरर जिसकी फैक्ट्री है, क्योंकि अब आपको मार्केट के अंदर सप्लाई करनी है चीजें। तो माइंडसेट बनाओ अपना कि अब आप एक क्या हो, आप एक मैन्युफैक्चरर हो, बिजनेसमैन हो। क्या होता है सप्लाई? ये क्वांटिटी होती है प्रोडक्ट की जो सेलर बेचना चाहता है और बेचने के लिए एबल भी है, पर्टिकुलर प्राइस जो मार्केट में चल रहा है उसके ऊपर। ठीक है, मेरे पास कुछ सामान है, मैं उसे बेचना चाहती हूँ और मैं बेच सकती भी हूँ। ठीक है, मेरे पास सारे कागज हैं, गवर्नमेंट से अप्रूवल है, सारी चीजें हैं, तो मैं कहती हूँ कि मैं सप्लाई एक मार्केट के अंदर कर सकती हूँ। सो दिस इज द डेफिनेशन। अगर की पॉइंट मैं आपको बताऊं तो सुन लो। वैसे ये की पॉइंट सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए, लिखने के लिए नहीं है। कि सप्लाई शो करता है विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ सेलर टू सेल, कि एक सेलर कितना बेचना चाहता है मार्केट के अंदर चीजें। सप्लाई बढ़ती है जब प्राइस बढ़ता है, दोनों एरो ऊपर। इसका लॉ ये रहा, मैं करा रही हूँ अभी। सप्लाई कम हो जाता है जब प्राइस भी कम हो जाते हैं। जब कोई चीज बहुत सस्ती बिक रही है तो मैं क्यों ही बेचूंगी, मुझे प्रॉफिट देखना है ना अपना। तो सप्लाई की डेफिनेशन लिखने के बाद हेडिंग डालोगे लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, और दो लॉ है, प्राइस हाई हुआ सप्लाई भी हाई हो गया, प्राइस डाउन हुआ सप्लाई भी डाउन हो गया। आप इसे लिख भी सकते हो, कैसे लिखोगे? व्हेन प्राइसेस गेट हायर द सप्लाई इज आल्सो गेट हायर, और जब डिक्रीज होती है तो डिक्रीज हो जाती है, दोनों चीजें। ये है इसका लॉ। फॉर एन एग्जाम्पल देखो, 50 रुपए की जब कोई चीज बिक रही थी तो हमने 1 किलो सप्लाई किया। जब वही चीज 100 रुपए की बिकने लगी तो मैंने 2 किलो सप्लाई शुरू कर दिया, और जब 150 रुपए की बिकने लगी तो मैंने 3 किलो सप्लाई किया। मतलब प्राइस बढ़ने के साथ साथ सप्लाई भी बढ़ाया। समझ रहे हो मार्केट काम कैसे कर रहा है? बस मार्केट में जाते हो, चीज खरीद के ले आते हो, प्राइस बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, किससे क्या फर्क पड़ रहा है?
क्यों ये छाता रेनी सीजन में महंगा बिकता है लेकिन विंटर सीजन में सस्ता? सर्दियों के जो स्वेटर हैं वो गर्मियों में तुम्हें सस्ते मिल जाएंगे पर सर्दियों में महंगे मिलेंगे। क्यों भाई? क्योंकि वो सीजन से इफेक्ट हो रहा है। ये सारी चीजें जुड़ी होती हैं आपस में। नाउ लॉ ऑफ सप्लाई, ये मैंने आपको पीछे ही बताया अभी अभी कि प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगा सप्लाई घटेगा, डायरेक्ट रिलेशन है। अब हेडिंग डालो सप्लाई कर्व। जैसे डिमांड कर्व बनाया था ना अभी, आपको सप्लाई कर्व बनाना है और ये इसकी डेफिनेशन है और उसके बाद ही बनाना भी है। तो सप्लाई कर्व क्या शो करता है, क्या दिखाता है हमें? रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। और जो वो था डिमांड कर्व, वो क्या दिखाता था? रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। यहाँ पे डिमांड की जगह सप्लाई आ जाएगा बस। लिखा है ना, शोज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड। और इसका जो स्लोप होता है वो अपवर्ड होता है, उल्टा। वहां पे जब हमने डिमांड वाला कर्व बनाया था तो उसका कर्व डाउनवर्ड था और अभी जो है कर्व वो अपवर्ड है। देखो 50 रुपए की चीज हुई, हमने 1 किलो दी। 100 रुपए की हुई, हमने 2 किलो दी। 150 की हुई, हमने और बढ़ा दी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे प्राइस अप हुआ हमने सप्लाई भी बढ़ाई। इसे कहते हैं सप्लाई कर्व। मुश्किल है ये बनाना, कितना आसान है। और इसको बनाने के आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मान लो पेपर में आ गया कि व्हाट इज सप्लाई कर्व, आपने ये डेफिनेशन नहीं भी लिखी और कर्व भी बना दिया, तब भी आप नंबर ले लोगे। ठीक है ना। मार्केट सप्लाई की बात करेंगे। व्हाट इज मार्केट सप्लाई? अभी तक मैंने इंडिविजुअल सप्लाई की बात करी है। एज अ बिजनेसमैन, एज अ मैन्युफैक्चरर, मैं कितना सप्लाई कर रही हूँ। अब हम देखेंगे पूरी मार्केट में कितना सप्लाई हो रहा है। जो पूरी मार्केट है, चाहे वो ऑनलाइन वाली है, चाहे वो आपकी मॉल है, चाहे आपका शनि बाजार है, मंडल बाजार है। ठीक है, तो मार्केट सप्लाई का मतलब होता है सम ऑफ सप्लाई ऑफ ऑल सेलर। ये मार्केट के अंदर जितने भी सेलर हैं, जितने भी लोग सामान बेच रहे हैं, अगर उन सबके सप्लाई को मैं जोड़ दूं, ऐड कर दूं, तो क्या बन जाएगा? मार्केट सप्लाई। एज इजी एज दैट। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो किसी भी मार्केट के अंदर 3 सेलर हैं, ए बी सी, और वो सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट। जैसे ये रहा, ये है ए, ये बी, ये है सी। ये हमारे यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये 3 मार्केट सप्लायर्स हैं। तो ए आदित्य है और बी किसको बनना है? बी कुणाल है, सी मयंक है। दोनों कुणाल तो सेम ही है, तो इन दोनों ने एक ही बिजनेस लगाया और इनका मार्केट है, इन्होंने मार्केट बनाई है। ठीक है, और इस मार्केट में 3 ही सेलर हैं। अगर इन तीनों के सप्लाई को ऐड कर दूं मैं, देखा है ना, फाइंड द मार्केट सप्लाई। तो यहाँ पर हम क्वांटिटी सप्लाई दे लेते हैं। जो सेलर ए है वो दे रहा है भाई 50 रुपए पे 1 kg, 100 रुपए पे 2, 150 पे 3। सेलर बी का भी दिया हुआ है, सी का भी दिया हुआ है। अब इन सबका हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल। सेलर ए का कितना बन रहा है? 1 2 3 4 kg आ रहा है टोटल। मतलब जो आदित्य है वो सिर्फ 4 किलो सामान बेच रहा है। 2 3 एंड देन 5 to 7 kg आ गया कुणाल की तरफ से, फिर मयंक की तरफ से आ रहा है 10 kg। अब इन तीनों के सप्लाई को जब मैं ऐड करूंगी तो बनेगा मार्केट सप्लाई। यहाँ पे ऐड कर दो, कितना आएगा बताओ मुझे आंसर। जल्दी से कैलकुलेट करो, 4 7 और 10 कितना बन जाएगा? 21। वेरी नाइस। तो मार्केट सप्लाई टोटल हुआ 21 kg। ओके, सो मार्केट सप्लाई एट ईच प्राइस इज इक्वल टू सम ऑफ द सप्लाईज ऑफ ऑल सेलर ए प्लस बी प्लस सी। सारे सेलर के सप्लाई को ऐड कर देंगे तो मार्केट सप्लाई आ जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल आप अपने आप भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है सब कुछ कॉपी पेस्ट करो, समझना जरूरी है। इफ यू वंस यू गेट द नॉलेज यू कैन क्रिएट योर आंसर्स। तो आप कैसे नहीं, टेबल आप मत बनाओ, वो आप देख लेना। एग्जाम्पल में बस आप ये लिखो, फिर ये लिखो कि 3 सेलर है ए बी सी। ये मत करना फाइंड द मार्केट सप्लाई, ये लिखना नहीं है क्योंकि ये तो टेबल के लिए ना। फिर ये लिख दो मार्केट सप्लाई एट ईच प्राइस सम ऑफ ऑल सप्लायर्स ए प्लस बी प्लस सी। तीनों का जोड़ देना है। ठीक है, और ऐसी टेबलें तो आप 1000 बना सकते हो पेपर में, बस समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्ट इन द सप्लाई। जिस तरह हमने देखा था कि डिमांड को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उसी तरीके से अभी हम देखेंगे कि सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। सो द नंबर 1 इज प्राइस।
प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा, ये तो मैंने शुरू में ही बता दिया था आपको। तो प्राइस देखो डिमांड में भी पहला फैक्टर यही था और सप्लाई में भी पहला फैक्टर यही है। बेटा प्राइस का खेल है सारा कि चीज़ों की कीमतें क्या हैं। अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में महँगा बिक रहा है, मैं सप्लाई बढ़ाऊँगी, भई इसी को बेच, इसी को निकाल, पैसा इसी में है। बिज़नेस भी लोग उसी चीज़ का करते हैं जिसमें फ़ायदा हो। क्योंकि भाई क्यों ना देखे वो फ़ायदा, वो मेहनत कर रहा है, वो बंदा कुछ कर रहा है, तो वो डिज़र्व भी करता है ना कि पैसे उसको मिले। अब चाहे वो मार्केट में कोई चीज़ बेच रहा हो या अपनी सर्विस दे रहा हो। सो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जब प्राइस बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है तो सप्लायर जो होते हैं वो सप्लाई भी ज़्यादा करते हैं, जो कि मैंने आपको लॉ ऑफ सप्लाई में भी करवाया है। आपने सप्लाई का कर्व भी बनाया अभी-अभी। फिर हम देखते हैं प्राइस ऑफ द रिलेटेबल गुड्स। अगर कोई रिलेटेड गुड्स है जैसे कि जैसे गेहूँ और चावल, इन दोनों के भी अगर इन दोनों में से किसी एक का भी प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, तो दूसरे वाले पे भी फ़र्क पड़ेगा कि उसका सप्लाई ज़्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर आता है आपका नंबर ऑफ सेलर। अगर अगर मार्केट के अंदर बहुत सारे सेलर हैं, ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो सप्लाई भी उसी तरीके से अफेक्टेड होगी, ओके? फिर आती है टेक्नोलॉजी। अगर बेटर टेक्नोलॉजी है, तो कॉस्ट और इंक्रीज़ हो जाएगी, प्रोडक्शन और बढ़ जाएगा, तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी। पहले मेरे पास मशीन नहीं थी, मैं लोगों से काम करवाती थी, तो सिर्फ़ 4 शर्ट बनती थी, तो मैं सप्लाई भी 4 शर्ट्स का करती थी। अब मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मशीन है, वो 1 दिन में 40 शर्ट बनाती है, तो मैं सप्लाई के 4 शर्ट का करूँगी, 40 का करूँगी, ऑब्वियस सी बात है। तो टेक्नोलॉजी जैसे-जैसे बढ़ेगी, डेवलपमेंट होगी, सप्लाई भी फ़र्क पड़ेगा, वो भी बढ़ेगा। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, मुझे कोई भी चीज़ को बनाने में कितना पैसा लगा, कॉस्ट लगा, उससे भी फ़र्क पड़ता है सप्लाई पर। अगर हाई कॉस्ट लगा है, तो हाई सप्लाई हो जाएगी, ठीक है? हाई कॉस्ट हो रही तो लो सप्लाई होगी, सॉरी लो कॉस्ट हो रही तो हाई सप्लाई। जो चीज़ बनाने में मुझे कम पैसा लग रहा है, मैं वो धड़ाधड़ बनाती रहूँगी और सप्लाई भी बढ़ती रहेगी। आपको सिर्फ़ ये पॉइंटर्स लेने हैं, ओनली द पॉइंटर्स। फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, एक सप्लायर एक्सपेक्ट करता है हायर प्राइसेस, सो दे में इंक्रीज सप्लाई टुडे, प्राइस भी इंक्रीज इन फ्यूचर। आज मैंने किसी चीज की सप्लाई रोक दी क्योंकि मुझे लग रहा है कल वो महंगी बिकेगी। ऐसा होता है आलूओं के साथ नवरात्रि में, है ना? क्योंकि उन्हें पता है आलू बहुत बिकेंगे, प्याज और लहसुन तो बिकेगा नहीं, तो वो एक दिन पहले स्टॉक कर लेंगे, नेक्स्ट डे बेचेंगे। फिर आता है वेदर और नेचुरल कंडीशन। अगर वेदर अच्छा है तो वो इंक्रीज करते हैं प्रोडक्शन भी और सप्लाई भी। अगर मौसम खराब है तो सप्लाई भी उसी तरीके से कम हो जाती है। बारिश के मौसम में आप देखोगे सब्जियों की सप्लाई बहुत ही कम मिलेगी आपको, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाता है और भी बहुत सारी चीजें हैं। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर सप्लाई। यहाँ पर आपको एज अ सप्लायर सोचना है, ठीक है? नाउ मार्केट इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर के अंदर दिया भी हुआ है आपके। सो मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब है कब हमारी मार्केट इक्वल होती है, बराबर, इक्विलिब्रियम, इक्वल। यहाँ पर तब होती है भाई हमारी मार्केट इक्वल, जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल टू हो जाए, यानी कि बराबर। फॉर एन एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर 2 यूनिट की प्राइस बढ़ी है, तो क्वांटिटी भी उतनी बढ़ी। जितना प्राइस बढ़ रहा है उतनी ही डिमांड। जब प्राइस और डिमांड दोनों इक्वल चल रहे हैं, यानी डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर चलते हैं, तो होता है मार्केट इक्विलिब्रियम। इसके पॉइंट्स ये है कि यहाँ पे किसी चीज की ना शॉर्टेज होगी और ना ही किसी चीज को बहुत ज्यादा लाया जाएगा, कोई सरप्लस भी नहीं होगा, प्राइस भी स्टेबल रहेंगे, ना प्राइस बढ़ेंगे ना घटेंगे, जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई है। तो वो जो हमारा लो है ना डिमांड और सप्लाई वाला, वो फेल हो जाएगा, यहाँ पर सब कुछ बराबर चलेगा। और डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई 20 यूनिट, यहाँ पर एक ये जो आपका डिमांड और सप्लाई का कर्व दिखाया गया है उसको उसको ही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जहाँ पर ये ई पॉइंट मिल रहा है ये होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है? ना शॉर्टेज हो रही है ना सरप्लस हो रहा है और जो प्राइस है वो भी स्टेबल है, ओके? नाउ मार्केट कीप चेंजिंग बिकॉज ऑफ डायनामिक मार्केट, यानी कि जो हमारा मार्केट है वो किन चीजों से फर्क पड़ता है उसको, यहाँ पे कौन सी डायनामिक चेंजेस हैं जो मार्केट में देखने को मिलते हैं। सो सबसे पहली चीज है डिमांड, मैं समझा चुकी हूँ आपको डिमांड क्या होता है, डेफिनेशन भी हो गई है। तो हमारे मार्केट में जो डायनामिक चीज है वो है पहली चीज जिसे हम कहते हैं डिमांड, और दूसरी है सप्लाई। तीसरा है फेस्टिवल, कि फेस्टिवल के समय बहुत सारी चीजों की डिमांड प्राइजेस बढ़ जाते हैं।
फिर आता है वेदर, फिर आती है टेक्नोलॉजी, इनकम और गवर्नमेंट की पॉलिसीज। अगर सरकार ने किसी चीज पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया तो हम उस सामान का प्राइस भी बढ़ा देंगे। तो ये वो चीजें हैं, सिर्फ पॉइंटर्स लेने आपको, जो मार्केट चेंज करता है बिकॉज ऑफ, इनकी वजह से हमारी मार्केट चेंज होती है। क्यों हमारे मार्केट में कोई चीज सस्ती हो रही है, कोई चीज महंगी हो रही है, इनमें से ही कोई रीजन होगा। या तो डिमांड बढ़ी या कम हुई होगी, सप्लाई बढ़ी होगी या कम हुई होगी, फेस्टिवल होगा कोई ना कोई इसीलिए दिए महंगे मिल रहे होंगे, वेदर चेंज हो रहा होगा, टेक्नोलॉजी, इनकम, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इन्हीं में से कोई रीजन होगा जिस वजह से हमारी मार्केट चेंज हुई होगी। यानी कि मार्केट के अंदर जो चीजें हैं उनके प्राइसेस चेंज हुए होंगे या फिर सप्लाई चेंज हुआ होगा। ये बात समझ आ रही है? ये वाले पॉइंटर्स आ रहे हैं? आगे देखो, गवर्नमेंट रूल्स इन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी के अंदर सरकार के क्या क्या रोल हैं, सरकार क्या काम करती है। दो मेन काम जो इधर है, प्राइस सेलिंग और प्राइस फ्लोरिंग। इसे छोड़ो, पहले ये वाला देखते हैं फिर इसे समझाती हूँ। तो गवर्नमेंट का रोल क्या है? सबसे पहला, प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स, हम लोगों को प्रोटेक्ट करना, वी द कंज्यूमर्स ऑफ इंडिया। कोई हमें बेवकूफ ना बना दे, एमआरपी से ज्यादा सामान ना ले ले, मिलावट की चीज ना बेच दे। तो ये कौन ध्यान रखता है? गवर्नमेंट। इसीलिए गवर्नमेंट ने कंज्यूमर कोर्ट भी बनाया हुआ है, पता है आपको। अगर आपके साथ कोई भी दुकानदार गलत कर रहा है या एमआरपी से ज्यादा प्राइस ले रहा है या उसका जो मशीन है तौलने वाला वो गलत है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो कंज्यूमर कोर्ट में। तो प्रोटेक्ट कंज्यूमर जो गवर्नमेंट है वो हमें प्रोटेक्ट करती है, कंट्रोल करती है अनफेयर ट्रेड को, जो ब्लैक मार्केटिंग है इन सबको रोकती है, प्रोवाइड करती है पब्लिक गुड्स, सरकारी चीजें जो है कम रेट पर हमें प्रोवाइड करती हैं, रेगुलेट करती है मार्केट को, और मोनोपोली प्रिवेंट करती है। मोनोपोली का मतलब होता है एक ही कंपनी का राज होना। तो मोनोपोली को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी कुछ कंपनीज हायर करती हैं, ठीक है। मान लो कि कोई एक प्रोडक्ट है जो एक ही कंपनी बना रही है, तो उसका मोनोपोली हुआ, जबरदस्ती लोगों को उसी से लेना पड़ेगा। तो सरकार यहाँ पर हमें मोनोपोली से बचाती है, यानी कि कुछ ना कुछ प्राइस फिक्स कर देती है कि भाई इससे ज्यादा तो प्राइस आप नहीं ले सकते, चाहे आपकी अकेली ही कंपनी क्यों ना हो। अभी इन पॉइंट्स के बाद हम यहाँ पर आते हैं प्राइस सीलिंग। क्या लिखा है? सीलिंग। क्या होती है सीलिंग? छत। और फ्लोर, फ्लोर क्या होता है? जमीन, यानी जो फर्श होता है आपका। तो प्राइस सीलिंग में जो गवर्नमेंट है वो मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर देती है। मैक्सिमम प्राइस इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो आपको ये लिखना है, प्राइस सीलिंग में मैक्सिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, बस। और फिर एग्जांपल लिख लो कि सरकार किन चीजों पे एमआरपी जो है वो फिक्स करती है। एसेंशियल चीजें जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, जैसे मेडिसिन, दवाइयों का खासकर आप देखना कि एमआरपी फिक्स्ड होता है, जो एमआरपी उससे ज्यादा वो नहीं ले सकते। गवर्नमेंट सेट करती है मैक्सिमम प्राइस ताकि जो सेलर है वो अपनी मर्जी से प्राइस को ना बढ़ा दे। अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हो सो हियर इज द ग्राफ। फिर दूसरी चीज है प्राइस फ्लोरिंग। इसमें मिनिमम प्राइस जो है वो सरकार तय कर देती है ताकि जो हमारे किसान है उनको कम से कम जो पैसा गवर्नमेंट ने बताया उससे कम पे तो ना ही बेचना पड़े अपना अनाज, ठीक है। क्योंकि मजबूरी में किसानों को क्या करते हैं, जो मार्केट के सप्लायर्स है वो कम से कम दाम पे चीजें खरीदते हैं। तो सरकार प्राइस फ्लोरिंग कर देती है कि आपका सामान इतने रेट से कम में नहीं बिकेगा, और अगर लोग खरीद रहे हैं इससे कम में तो आप सरकार को बेच दो, इतने पैसों में तो हम ही खरीद लेंगे, ठीक है। तो पहले आप लिखो प्राइस फ्लोरिंग, मिनिमम प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट। फिर एग्जांपल, मिनिमम वेजेस यानी एमएसपी फॉर क्रॉप्स, ये किसानों के लिए होता है मेनली, और ये हम कंज्यूमर्स के लिए होता है नॉर्मल, ठीक है। दोनों चीजें समझ आ गई, प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोरिंग। कुछ नहीं करना, बस एग्जाम्पल लिखना है और डेफिनेशन लिखनी है। चलो आगे चलते हैं। नाउ व्हाट इज मोनोपोली? मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया मोनोपोली। तो मोनोपोली लिख के इसकी डेफिनेशन लिखो कि मोनोपोली वो होती है जब मार्केट में सिर्फ एक ही सेलर हो और वो सारी सप्लाई को कंट्रोल करता हो। मान लो आपके एरिया में आपकी ही कंपनी है अकेली जो जूते बनाती है, तो आपकी मोनोपोली है मार्केट के अंदर। आपके एरिया का जो मार्केट है आपकी ही अकेली दुकान है, जो दुकान है जूतों की। तो इंसान और कहीं जा ही नहीं रहा जूते लेने। अब ऐसे में आप क्या करोगे? मनमानी कि मतलब हमें पता है कि लोग तो कहीं और जा ही नहीं सकते, तो मैं अपनी चीजों के दाम बढ़ा सकती हूँ।
तो मोनोपोली को प्रिवेंट करती है गवर्नमेंट, ये मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया। सेलर के पास कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है, उसको कोई टक्कर देने वाला ही नहीं है, अकेला ही है। यहाँ पर मोनोपोली लिख के सिर्फ आपको ये डेफिनेशन लिखनी है और फिर एग्जाम्पल लिखना है, ओके। और वो डिसाइड कर लेता है कि मेरे प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, और कंज्यूमर के पास कोई चॉइस भी नहीं होता, बेचारा क्या करे, जितने का बेचेगा लेना ही पड़ेगा, मजबूरी है ना। फॉर एन एग्जाम्पल, एक सिंगल कंपनी है जो मैन्युफैक्चर कर रही है कोई मेडिसिन, तो वो उस मेडिसिन को बहुत ज्यादा महंगा बेचेगा, ठीक है। समझ आया मोनोपोली क्या होता है, सिर्फ डेफिनेशन और एग्जाम्पल। इसके बाद हेडिंग डालोगे होर्डिंग, जिसे हम कहते हैं स्टोरिंग। स्टोरिंग या स्टोरेज भी बोलते हैं। इसका मतलब है चीजों को लार्ज क्वांटिटी में बचा के रखना, ताकि बाद में जब उसके प्राइस बढ़ जाएंगे हम तब बेचेंगे, पर ये कई बार नुकसान भी देता है। मान लो मैंने आलूओं को स्टॉक कर लिया, बहुत सारे आलू रोक दिए मार्केट में जाने से, मुझे पता है कि कल से ना आलू के दाम बढ़ जाएंगे तब बेचूंगी, अब नुकसान क्या होगा, आर्टिफिशियल शॉर्टेज, बेमतलब की आलू की शॉर्टेज हो रही मार्केट में, लोग आलू खरीदने जा रहे हैं पर मिल नहीं रहा। प्राइजेज इंक्रीज, अब जिसके पास है भी उसने प्राइस बढ़ा दिए कि हाँ भाई जब आलू मार्केट में कम है तो मैं प्राइस बढ़ा देता हूँ। हार्म कंज्यूमर, इससे हम कंज्यूमर्स को नुकसान होता है और अनफेयर ट्रेड होता है, ठीक है। तो स्टॉक गुड इन लार्ज क्वांटिटी, वेट हायर प्राइजेस, सेल एट द हाई प्राइजेस, ये होता है होर्डिंग। आपको डेफिनेशन लिखनी है बस। फिर आता है पब्लिक गुड, जो कि हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। पब्लिक गुड्स का मतलब होता है पब्लिक हमारे लिए जो गुड्स दिए गए हैं या जो सर्विसेज दिए गए हैं। सो गुड्स प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर एवरीवन, एग्जांपल के लिए रोड, जो रोड है। वाई हार्मफुल के, हाँ लिख लो पॉइंट्स, वाई इट इज हार्मफुल, और ये पॉइंट्स लिख लो, ये नहीं करना, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स नहीं करने। नाउ पब्लिक गुड्स वो गुड्स है जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आपको भी यही लिखना है। फिर एग्जांपल रोड, पार्क्स, स्ट्रीट लाइट, गवर्नमेंट स्कूल, पब्लिक हॉस्पिटल्स, ये इसलिए ये जो होती है वो हर सिटीजन को अवेलेबल है, यहाँ पे कोई मार्केट प्रॉफिट नहीं होता। और पेड बाय टैक्सेस, हम जो टैक्स देते हैं हमारी सरकार को, बेसिकली उन्हीं टैक्स के बदले सरकार हमें ये सारे जो गुड्स हैं वो प्रोवाइड करती है, और ये हमारी वेलफेयर को इम्प्रूव करने के लिए होती है, ताकि सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल में जो लोग हैं वो जा पाए जिनके पास पैसे नहीं हैं। फिर आता है ब्लैक मार्केटिंग, जिसमें इलीगल तरीके से चीजों को हाई प्राइस पर बेचा जाता है। तो ब्लैक मार्केटिंग की एग्जांपल लेना और डेफिनेशन। ये क्यों हार्मफुल है, क्योंकि ये लोगों की नीड को एक्सप्लॉइट करता है, स्कार्सिटी यानी कि कमी पैदा करता है, प्राइजेस बढ़ा देता है, और ये लॉ द्वारा पनिशेबल है, ठीक है। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब है इलीगल तरीके से चीजों को हायर प्राइजेस पर बेचना। गॉट इट। क्यों हार्मफुल है मैंने ये बता दिया, आप भी हार्मफुल के यहाँ पे पॉइंट्स लिखने हैं आपको भी। लास्ट स्लाइड पे आते हैं बेसिकली, आ जाओ। लिमिटेशंस ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवेंशन, हमने देखा कि सरकार इंटरवेंशन कर रही है मार्केट में, और अच्छा है, अच्छी बात है कि कर रही है, बट इसके कुछ नुकसान भी है। लिमिटेशंस का मतलब होता है कमियां। तो सरकार के इंटरवेंशन करने से क्या क्या कमी हो रही है हमारी मार्केट में। नंबर 1, प्राइस डिस्टॉर्शन हो रहा है। अब आप सोचो एक सप्लायर की तरह कि सरकार ने किसी चीज का प्राइस फिक्स कर दिया, अब मैं खुद नहीं चाह रही हूँ चीजों को सप्लाई करना, क्यों, क्योंकि मार्केट के अकॉर्डिंग मुझे अपने प्राइस हाई या फिर लो करने थे। सो गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल कर रही है, जिस वजह से जो सरप्लस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और जो नेचुरल तरीका है डिमांड और सप्लाई वाला वो डिस्टर्ब होता है। सिर्फ पॉइंट्स लेने हैं आपको। सेकंड है रिड्यूस प्रोड्यूसर मोटिवेशन। अब जब सरकार ही सब कुछ कंट्रोल कर रही है तो प्रोड्यूसर तो वैसे ही मोटिवेशन कम कर लेगा अपनी, कि छोड़ो यार क्या ही प्रोड्यूस करूं मैं, अपनी मर्जी से तो मैं गुड्स के प्राइस को कर ही नहीं सकता कंट्रोल। टू मैनी रूल्स एंड लाइसेंसेस, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। जब सरकार इंटरवेंशन करती है तो बहुत तरीके की डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है, ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, ये वाला लाइसेंस होना चाहिए तभी फैक्ट्री लगेगी, आपको ये वाला टैक्स देना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये लाइसेंस बनाना पड़ेगा। तो इससे भी हमारा जो मार्केट का जो नेचुरल तरीका है वो बैलेंस नहीं रह पाता। लेस इनोवेशन, नई नई चीजें आ ही नहीं रही, क्योंकि हैवी रेगुलेशन है, इतने सारे रूल रेगुलेशन बना दिए हैं कि लेस इनोवेशन और क्रिएटिविटी तो है ही नहीं।
लोग खुद से कुछ नया नहीं सोच पा रहे हैं। फिर आता है डिफिकल्टीज इन डूइंग बिजनेस। सरकार के इंटरवेंशन करने से बिजनेसमैन को बड़ा मतलब प्रॉब्लम होती है उन लोगों को। उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती है क्योंकि डिफरेंट तरीके के टैक्स देने पड़ते हैं। कभी भी इन्फेक्शन मतलब इंस्पेक्शन हो जाती है, कभी भी पेनाल्टी लग जाती है उनके ऊपर। किसी भी प्रोड्यूसर ने कुछ बनाया और किसी भी कंज्यूमर ने अगर उस पे केस डाल दिया, तो खामखा बेचारा बिजनेसमैन फँस जाता है। फिर उसको ना जाने कितने पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सारे 5 के 5 लिमिटेशंस हैं, जो कि सरकार के इंटरवेंशन करने की वजह से मार्केट पर पड़ते हैं। सो यहाँ पर आपका चैप्टर एंड होता है। आई होप जो चैप्टर है वो क्लियर हो गया होगा। चैप्टर बड़ा था, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट चीज़ें अगर आप सिंपल वे में समझोगे तो ईज़ी हैं। आप अपने आंसर क्रिएट करके भी लिख पाओगे, ओके? तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर भी खत्म हो रहा है, साथ ही साथ आपका ये जो किताब है इसका पूरा सिलेबस टर्म 1 का खत्म हो रहा है। सेम पूरा सिलेबस हिंदी मीडियम में भी मैं इसी हमारा जो चैनल है सबका मेंटोर इस पर पढ़ाऊँगी, चैप्टर 1, 2, 3 करके। तो आपके जो हिंदी मीडियम के फ्रेंड्स हैं उनको कह दो कि चैनल कर लें सब्सक्राइब और आ जाएँ। और हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होंगे, वो हम करेंगे बहुत ही जल्दी स्टार्ट। जब तक आप ये जो चैप्टर्स हैं इन्हीं को रिवाइज़ करें। थैंक यू। आधे घंटे में पढ़ा दिया।